हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट सेकंड। यूनिट सेकंड जो है आपका चैप्टर नंबर 5A, क्योंकि इस यूनिट में जो यूनिट है ये यूनिट नेम लिविंग किंगडम है, जो जैव जगत के नाम से जाना जाता है। इसमें हम लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं यानी कि जीवों में जो लिविंग बींग्स होते हैं उनमें कौन कौन सी प्रोसेसेस होती हैं, उन टोटल लाइफ प्रोसेसेस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेबस दिया गया है। लाइफ प्रोसेसेस में हम लोगों को लिविंग थिंग्स, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बारे में ही पढ़ना है, तो इसका क्या कॉन्सेप्ट है। इसका मीन्स है कि आपको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पढ़ना है। और चूंकि लाइफ प्रोसेस में हमारे क्या आते हैं, जैसे न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पायरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा आते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है चलिए पढ़ते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल लिविंग बीइंग्स आर एक्टिव एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। मीन्स सभी जो जीवधारी होते हैं वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं और अपने विभिन्न प्रकार के कार्यों को परफॉर्म करते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ना कुछ अपना कार्य करते रहते हैं और एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। फॉर दीज वर्क्स दे रिक्वायर अ रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी बिकॉज एनर्जी इज द कैपेसिटी टू वर्क। कहने का मतलब ये इसमें बताया गया है कि जो भी सजीव होंगे वो वर्क करते रहते हैं और कार्य करने के लिए, कार्य को बेहतर करने के लिए या कार्य को करने के लिए उनको नियमित जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि ऊर्जा ही वो क्षमता है जिसके द्वारा कार्य को किया जा सकता है। विदाउट एनर्जी बिना ऊर्जा के वी कैन नॉट परफॉर्म एनी वर्क मतलब बिना ऊर्जा के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को कोई भी कार्य करने के लिए, पौधों में कोई भी कार्य करने के लिए, अब आप सोच रहे होंगे है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पौधों में भी बहुत सारे कार्य होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं, लिविंग बीइंग्स होते हैं, उनमें सब में कार्य होते हैं और उन सब में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेयर दिस रेगुलर इनपुट ऑफ एनर्जी कम फ्रॉम, बट लेकिन यहाँ पर कहा गया है लेकिन ये जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, जो ऊर्जा का इनपुट है वो कहाँ से आता है ना, कहाँ से आता है। तो आल लिविंग बीइंग्स ऑब्टेन्ड दिस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ देयर फूड। कहने का मतलब है, इस लाइन का मतलब है सभी जो जीवित चीजें होती हैं, सभी सजीव जो होते हैं अपनी ऊर्जा जो है प्राप्त करते हैं कहाँ से, इन द फॉर्म ऑफ देयर फूड, मतलब अपने भोजन के रूप में ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो चाहे बैक्टीरिया हो यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो या बड़े ऑर्गेनिज्म हो, ग्रीन प्लांट हो और एनिमल्स हो लाइक बफेलो, कैट, स्नेक एटसेट्रा, देन उन सबको भोजन की जरूरत होती है। अब आप बोलेंगे सर प्लांट जो होते हैं वो भोजन बना लेते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सभी भोजन की आवश्यकता होती है, चाहे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हो या हम लोग भोजन कहीं से करते हों। तो इसी आधार पर, पोषण के आधार पर जीवधारियों को दो भागों में बांटा भी गया है, जिसे हम ऑटोट्रोप्स एंड हेटेरोट्रोप्स के नाम से भी जानते हैं। अब जो हुआ है कि यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा, फूड इज एसेंशियल फॉर अस नॉट ओनली फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट बट आल्सो फॉर आवर ग्रोथ। यानी भोजन जो है हमारे कार्य यानी कि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, क्योंकि यह हमारी ग्रोथ भी कराता है। क्या कराता है, हमारी ग्रोथ भी कराता है। फूड कंटेन्स वेरियस टाइप ऑफ सब्सटेंसेज। भोजन में बहुत सारे प्रकार के जो है सब्सटेंसेज होते हैं जो विच मेंटेन अवर बायोकेमिकल प्रोसेस, जो कि हमारी बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं उनको मेंटेन कराता है। एंड जनरेट एनर्जी, और ऊर्जा को उत्पन्न कराते हैं। एंड प्रोवाइड ग्रोथ मटेरियल, और जो हमारे ग्रोथ में, हमारे शरीर के विकास में या पौधों के शरीर के विकास में जो आवश्यक पदार्थ होते हैं उनको क्या कराते हैं, प्रदान करते हैं, या प्रोवाइड मींस प्रदान करना, देते हैं। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड, और इस प्रकार के जितने भी पदार्थ होते हैं उनको हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, पोषक
पदार्थ कहते हैं या पोषक तत्व कहते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फूड, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। और इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है, फूड पढ़ना है, न्यूट्रिशन पढ़ना है यानी पोषण पढ़ना है, एंड डाइजेशन पाचन पढ़ना है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। मतलब जो भी जीवधारी हैं, ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो भी जीवधारियों के द्वारा कार्य किए जाते हैं, बेसिक कार्य किए जाते हैं, और उनको जो है वो क्या करते हैं, इस प्रकार से मेंटेन देयर लाइफ, और अपने जीवन को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैविक क्रियाएं जैव प्रक्रम के नाम से जानते हैं। दीज प्रोसेसेस डिफरेंट लिविंग बीइंग्स डिफरेंशिएट, ये प्रोसेस जो होती है डिफरेंशिएट होती है, मतलब अलग अलग होती है। लिविंग थिंग्स व्हिच आर लाइव, लिविंग थिंग्स मतलब ये कहा गया है ये प्रक्रियाएं जो है विभक्त या बांटती हैं या अंतर बताती हैं जीवित और निर्जीव चीजों, जीवित यानी सजीव और निर्जीव चीजों के बीच में क्या बताती हैं, अंतर बताती हैं। सम बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल लिविंग थिंग्स आर, कहने का मतलब है कुछ जैविक क्रियाएं जो होती हैं कॉमन होती हैं, जैसे जो सभी जीवों में पाई जाती हैं, जैसे न्यूट्रिशन है, रिस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट एंड रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब है जितने भी जीवधारी होते हैं उनको किसी न किसी रूप में पोषक पदार्थ चाहिए, पोषक चाहिए, और वो रेस्पायरेशन करते हैं। पेड़ पौधे भी आप सभी जानते हैं, जैसे एक छोटा सा अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो रेस्पायरेशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर आपसे हम पूछें कि पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं तो आप बोलेंगे CO2। लेकिन अगर हमने क्वेश्चन बदल दिया और आपसे हमने पूछा कि पेड़ पौधे जब सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, तो भी कुछ बच्चे जो है ऑक्सीजन बताते हैं, कुछ बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं। तो आप क्या बताते हैं वो कमेंट में करिएगा, ठीक है, वो कमेंट में बताइएगा। आपको बताना है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। आप लोगों को बताना है कि पेड़ पौधे जो होते हैं रेस्पायरेशन यानी श्वसन के दौरान जो है कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, कौन सी गैस प्राप्त करते हैं या कौन सी गैस का उपयोग करते हैं। तो आपके मात्र दो विकल्प हैं, O2 एंड CO2, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन, आज जानते हैं हमारे शरीर में जो है आवागमन होता है, जैसे ब्लड बहुत सारी चीजों को ले जाना सभी सारे कार्य करता है। एंड एक्सक्रीशन, उत्सर्जन, हमारे शरीर में बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ बनते रहते हैं, तो उनको पसीने के द्वारा, यूरिन के द्वारा, एंड जैसे पत्तियों के द्वारा, कार्क छाल के द्वारा बहुत तरीके से एक्सक्रीट किया जाता है, जिसमें हमारा ये कह लीजिए जो स्टोमेटल अपर्चर होते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसमें हमारे हार्मोनल ग्लैंड्स आती हैं। ग्रोथ, शरीर का विकास, मोमेंट, गति, एंड रिप्रोडक्शन, जनन, ये सारी क्रियाएं जो हैं सजीवों में होती हैं। ऑल द लाइफ प्रोसेस आर इम्पोर्टेंट organism as well as to produce the individuals of the same kinds। सभी लिखा है all the life process, ये सभी प्रक्रियाएं जो है हमारे जीवन या किसी भी जीवधारी के जीवन के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्या करती हैं कि सभी लिखा है to produce the individuals, और ये क्या करती हैं, जीवधारी जब कोई उत्पन्न होता है और इसी प्रकार से सभी जीवधारियों में या नए जीवधारी जो बनते हैं उन सब में ये क्रियाएं संपन्न होती रहती हैं या चलती रहती हैं। स्टडी ऑफ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अब इस प्रकार के यानी कि जैसे आप रेस्पायरेशन पढ़ रहे हैं, श्वसन पढ़ रहे हैं, पाचन पढ़ रहे हैं यानी डाइजेशन पढ़ रहे हैं, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा अगर पढ़ रहे हैं किसी भी जीवधारी के बारे में, तो इसकी एक ब्रांच होती है, उसको हम लोग फिजियोलॉजी कहते हैं, हिंदी में इसको हम कार्यकी कहते हैं। द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड बायोकेमिकल रिएक्शन और मेटाबॉलिज्म। मतलब जब किसी जीवधारी के शरीर में केमिकल रिएक्शन होती है, बहुत सारे रसायन की क्रिया होती है और नए उत्पाद बनते हैं, नए रसायन बनते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। एंड इन कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, देखेंगे यहाँ कैटाबॉलिक प्रोसेस जो होती है क्या होती है, डाइजेशन एंड रेस्पायरेशन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ब्रेक इनटू सिंपल कंपाउंड्स। कहने का मतलब यहाँ पर कैटाबॉलिज्म और दो प्रोसेस होती है, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, आप ध्यान से समझें, कैटाबॉलिज्म को आप याद रखें काटने से, यानी कि कोई भी बड़ा अणु हो उसको छोटे छोटे अणुओं में बांटा जाए तो उसे हम कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। क्या कहेंगे, कैटाबॉलिक प्रोसेस कहेंगे। एंड जब बहुत छोटे छोटे अणुओं को मिला के बहुत बड़े अणु बनाए जाए, जैसे फोटोसिंथेसिस में क्या होता
है, वो छोटे छोटे अणुओं मिला के भोजन बनाया जाता है। तो उसमें छोटे छोटे अणुओं को मिला के क्या बनाया जाता है, स्टार्च बनाया जाता है, प्रोटीन बनाया जाता है, फैट बनाया जाता है, तो बड़े अणुओं का निर्माण होता है। तो इसको एनाबॉलिक कहते हैं। तो कैटाबॉलिक से याद रखिएगा काटना और एनाबॉलिक से याद रखिएगा जोड़ना। एंड सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इस तरह से क्या होता है, सिंपल जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो मिल करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक यानी जटिल अणु बनाते हैं। जटिल जो है कार्बनिक अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है, डीएनए एंड आरएनए बिलोंग करता है। ठीक है भाई। एंड इस प्रकार से आप समझ चुके होंगे। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन के बारे में। तो यहाँ पर देखते हैं द वर्ड न्यूट्रिशन। द वर्ड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन का मीन्स क्या होता है, न्यूट्रिशन मीन्स होता है पोषण। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, वो सभी क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई क्या करते हैं, सड़े गले पदार्थों को विखंडित करते हैं, फर्मेंट करते हैं, तो वो भी क्या कर रहे हैं, पोषण ले रहे हैं। एंड द वर्ड न्यूट्रिशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट शब्द से उत्पत्ति हुई है न्यूट्रिशन की। ठीक है। न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस। न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक प्रक्रिया है, पोषण एक क्या है, प्रक्रिया है ऑफ इनटेक किसके, ग्रहण करने की, एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है, जब किसी जीवधारी के द्वारा कोई भी पोषक पदार्थ जो है अवशेषित किए जाते हैं या यूटिलाइज किए जाते हैं, ग्रहण किए जाते हैं लेने के उपरांत, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। जैसे हमारा भोजन कर लेना ही पोषण नहीं है, हमारा भोजन करना और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भोजन को अच्छे से पचा देना और आंत का अवशोषित कर लेने की क्रिया को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। यदि आपने भोजन कर लिया और पचा नहीं पाए, अवशोषित नहीं कर पाए, तो न्यूट्रिशन इज नॉट कंप्लीटेड। देन न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा भाई, न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है कंप्लीट नहीं मानी जाएगी। तो आई होप समझ रहे होंगे आप इसका क्या मीन्स होता है। एंड यहाँ पर हम देखेंगे न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब बात आती है न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस, न्यूट्रिशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय एन ऑर्गेनिज्म। बट न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स आप देख रहे हैं, आर द सब्सटेंसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो हमारे शरीर में किसी चीज का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, जो किसी चीज का या हमारे बॉडी का निर्माण कर रहे हो, तो उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है भाई। एंड उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पर दिख रहा है न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। मतलब जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है या किस प्रकार से उनको वर्गीकृत किया गया है, कैसे कैसे उनको बांटा गया है, किस आधार पर। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। यहाँ पर देखेंगे न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। क्या पढ़ना है, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। दिख रहा है आप लोगों को, न्यूट्रिएंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे फूड्स कंटेन्स सेवरल न्यूट्रिएंट्स। यानी जो हम लोगों का भोजन होता है उसमें सारी चीजें जो होती हैं वो प्रत्येक चीजें होती हैं। जैसे सब्सटेंसेज व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, मतलब हम लोगों को ऊर्जा भी मिलनी चाहिए, हम लोगों के शरीर का निर्माण भी होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें पोषण में होनी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स में होनी चाहिए। ठीक है, उसमें कौन कौन सी आती है, देयर आर 5 मेजर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड। मतलब इसमें बताया गया है कि यहाँ पर 5 चीजें बड़ी मात्रा में होनी चाहिए, बहुत अधिक मात्रा में होनी चाहिए, जो हमारे पोषण के लिए, है ना, हमारे भोजन में। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, तो लिखा हुआ है दीज प्रोवाइड्स सेलुलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन द सेल।
कहने का मतलब ये है जो हमारी कोशिका का मुख्य ईंधन है वो ग्लूकोज है। कोशिका का मुख्य ईंधन क्या है? ग्लूकोज है। अब हम बात करते हैं कि भैया जब ग्लूकोज है तो कार्बोहाइड्रेट की क्यों आवश्यकता हुई। आपको ध्यान रखना है कि जो कार्बोहाइड्रेट है इसके यूटिलाइजेशन से जो है क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। क्या बनता है भाई? ग्लूकोज बनता है। इसीलिए हम लोगों को भोजन में कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे मिलकर बना होता है? तो द रेशियो ऑफ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:1 के अनुपात में रहते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ देखो, सिंपल कार्बोहाइड्रेट सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड लैक्टोज। अब ग्लूकोज जो है आप सभी जानते हैं, जब जैसे हम लोग रोटी चबाते हैं, रोटी को चबाते हैं तो इसमें जब सलाइवा मिलती है जब किसी भी जो हमारा भोजन होता है उसमें सलाइवा मिल जाती है तो उसको बोलस कहते हैं। और रोटी को जब आप चबाते हैं तो उसमें मिठास का अनुभव होता है क्योंकि वह कार्बोहाइड्रेट जो होता है सिंपलर होने लगता है, यानी कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में विखंडित होने लगता है, जिसे हम ग्लूकोज कहते हैं। फ्रक्टोज फलों की शर्करा में पाई जाती है। यहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारा ग्लूकोज होता है और फ्रक्टोज फलों में ग्लूकोज हम लोगों को भोजन को चबाने से मिलता है और फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, और लैक्टोज जो होता है दूध में पाई जाने वाली शर्करा होती है। और इस प्रकार से अगर हम बात करें, दे आर यूजुअली इन शुगर केन, गन्ने में पाई जाती है, रूट एंड डेट्स, खजूर में पाई जाती है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से होते हैं? सच एज स्टार्च फाउंड इन पोटैटो, राइस, क्लोक्सिया एंड माइज, सागो एटसेट्रा। ठीक है। एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो हमने फंक्शन की पहले बार कर ली है कि हमारी कोशिका का मुख्य ईंधन क्या होता है? ग्लूकोज होता है, और ग्लूकोज का उत्पादन जो है कार्बोहाइड्रेट से ही मुख्यतः होता है। वो तो अलग बात है, कभी कभी हमारा शरीर क्या करता है, इन द एब्सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो है ग्लूकोज कहाँ से? ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्रोटीन, लिपिड्स एटसेट्रा। ठीक है। जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होती है तो क्या होता है भाई? कार्बोहाइड्रेट्स नहीं और ग्लूकोज चाहिए तो हमारा शरीर वसा से ग्लूकोज बना लेता है ना, लिपिड से बना लेता है। तो अब हम बात करते हैं भाई लिपिड्स क्या है। तो अच्छा, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट थोड़ा पढ़ लेते हैं। दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी, है ना, ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं जो कि क्या करते हैं? व्हिच प्रोड्यूस एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना, ऊर्जा ग्लूकोज के जारण के बाद में ऊर्जा प्रोड्यूस होती है। इन प्लांट्स दे स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टोर्च, मतलब जो है जो पौधे होते हैं ये अपने भोजन को या ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च के रूप में सेव करते हैं। एंड दे हेल्प्स इन द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड कनेक्टिव टिश्यूज, और ये क्या करते हैं? जो सेल का कंपोजिशन होता है या सेल मेम्ब्रेन का जो कंपोजिशन होता है और कनेक्टिव टिश्यूज, जैसे हम लोगों में कनेक्टिव टिश्यूज क्या होता है? ब्लड होता है। दे वर्क एज अ रिजर्वियर फुल इन फैट्स, मतलब क्या है कि जब ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं और हम लोग काम नहीं करते हैं या हमारे शरीर में ग्लूकोज स्टोर होने लगता है तो यह फैट में कन्वर्ट हो जाता है। डीएनए एंड आरएनए हैज डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब ये डीएनए का पूरा नाम जो है, या डीएनए के पास में डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है एंड आरएनए के पास में राइबोस शर्करा होती है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल एंड आरएनए प्रोटीन सिंथेटिक या सिंथेसाइज्ड प्रोटीन एंड क्या होता है? आरएनए क्या है? सिंथेसाइज्ड प्रोटीन, और आरएनए सिंथेटिक जो है ये कह लीजिए कि न्यूक्लिक एसिड है जो प्रोटीन को सिंथेसाइज्ड करता है। उसके बाद में इन मेमोरी ग्लैंड्स ग्लूकोज एंड ग्लैक्टोज शुगर मेक लैक्टोज शुगर। ठीक है। इस मेमोरी यानी दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज शुगर से क्या बनाते हैं? लैक्टोज शुगर बनाती हैं। एंड लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स आर स्टोर्ड इन द रिजर्व फूड इन द बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है। हमारे शरीर में जो है जो पहले से रिजर्व फूड मटेरियल रहता है वो क्या करते हैं? वह लिपिड होते हैं और वह ऊर्जा को देते हैं। दे हेल्प इन मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। देखे होंगे जो लोग मोटे होते हैं जिनके फैट डिपॉजिट होती है बॉडी में, उनको जाड़ा कम लगता है लेकिन गर्मी ज्यादा लगती है, क्योंकि फैट डिपोजिशन के कारण ही चर्बी बनती है, मोटापा आता है, जिससे फैट क्या होता है? एनर्जी रेजिस्टेंट होता है, हीट रेजिस्टेंट होता है, और इसीलिए मोटे व्यक्तियों के शरीर से क्या होता है? मोटे व्यक्तियों के शरीर से तो लिपिड्स हमारे क्या करते हैं? इसमें आप यहां पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, फ्रॉम द प्लांट्स वी गेट लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ कोकोनट एंड मस्टर्ड, यानी पौधों में जो हम लोगों को लिपिड्स प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है?
इसमें कहा गया है फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से वी गेट लिपिड्स इन द फॉर्म ऑफ, मतलब पौधों से जो हम लोगों को लिपिड्स प्राप्त होती है किस रूप में प्राप्त होती है, तो कोकोनट, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, आलमंड एक्सेट्रा इस फॉर्म में पौधों से प्राप्त होती है। एंड फंक्शन ऑफ लिपिड्स की बात करते हैं तो दे आर मेन सोर्स ऑफ, यहाँ पर फंक्शंस ऑफ लिपिड्स कहा गया है यानी लिपिड्स के कार्य, दे आर मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। जब यहाँ पर ये लाइन कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बताती है कि जब ये मेन सोर्स है एनर्जी के, तो फिर हमें कार्बोहाइड्रेट क्यों कहा गया है। आप ज्यादा फैट लेना, ज्यादा फैट से हम लोगों को ग्लूकोज की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा जरूर मिलती है, लेकिन डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि जितना भी फैट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये लार्जर होते हैं देन ग्लूकोज एंड कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा जो है ये मॉलिक्यूल जो है हैवी होते हैं, लार्जर होते हैं। और ये जो है हमारे जब हिपैटिक जो ये कह लीजिए जो आर्टरी होती है, वेंस होते हैं, उन्हीं से जो ये जाता है, तो यहाँ पर ब्लड जो है इसमें ये कह लीजिए कि ये सारी वेसल्स में नहीं जा पाता है, जिससे हम लोगों को ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है, ये सारी समस्याएं होती है। इसलिए फैट ज्यादा हम लोगों के लिए अच्छा नहीं होता है। यदि हार्ड वर्कर हैं, आप बहुत सारा एनर्जी बर्न करते हैं, ग्लूकोज बर्न करते हैं, एनर्जी एक्सपेंड करते हैं, तब आपके लिए अच्छा हो सकता है। आप ये मायने रखता है कि आप कितना हार्ड वर्क करते हैं। एंड यहाँ पर हम देखेंगे दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, हाँ ये बात सही है, दे रेगुलेट, ये बॉडी टेम्परेचर को नियमित रखती हैं, ये नियत रखती हैं, दे रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, ये क्या करती हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट रखती हैं, है ना। क्योंकि हमने बताया कि फैट जो होता है ये क्या करता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। फैट क्या करता है, हीट रेजिस्टेंट होता है। दे वर्क एज अ सॉल्वेंट फॉर विटामिन ए, डी एंड ई एंड सम हार्मोन्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कि देखेंगे यहाँ पे जो दे वर्क एज ए सॉल्वेंट, मतलब ये कुछ विटामिन के लिए जो है ये क्या करते हैं, सॉल्वेंट का काम करते हैं, विलायक का कार्य करते हैं ना, क्या करते हैं, विलायक का कार्य करते हैं। क्योंकि विटामिन ए है, डी है, ई है और क्या होते हैं भाई, के भी जो है क्या करता है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो भी क्या करते हैं, लिपिड्स जो है लिपिड्स में घुल जाते हैं। नेक्स्ट है फैट्स कन्वर्टिंग टू कार्बोहाइड्रेट्स, हाँ आवश्यकता पड़ने पर, जैसे मान लीजिए हमारा लीवर कुछ घंटों तक, हमारी पेशियां कुछ दिनों तक ऊर्जा को अपने पास है, और फिर जब भोजन की कमी या ग्लूकोज की कमी के कारण जो है क्या होता है, ये फैट फिर से ग्लूकोज में या कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो फैट कन्वर्ट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स, वो हमारी आवश्यकता पड़ने पर कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन यदि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा है या ये कह लीजिए कि ग्लूकोज ज्यादा है, तो यह धीरे धीरे कार्बोहाइड्रेट में या स्टार्च में बदल करके फैट में डिपॉजिट हो जाता है, जिससे हम लोगों की चर्बी जो होती है या फैट डिपॉजिट हो जाता है, चर्बी मोटी हो जाती है, चर्बी बन जाती है। नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन दीज आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मतलब ये क्या है, एक ऐसे कार्बनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक हैं, जटिल कार्बनिक यौगिक हैं, जो कि किसमें मदद करते हैं, सेल मेम्ब्रेन के निर्माण में मदद करते हैं। प्रोटीन्स फॉर्म ऑल द एंजाइम्स, प्रोटीन क्या करता है, सभी एंजाइमों का निर्माण करता है। ये कह लीजिए कि एंजाइम का जो निर्माण होता है या एंजाइम जो होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट लाइन है दे आर रिक्वायर्ड in repair and regeneration of body and also provide energy by oxidation at the time of requirement, मतलब प्रोटीन से हमारे शरीर में क्या होता है, रिपेयरिंग होती है, इसीलिए इसको रिपेयरिंग मटेरियल कहते हैं। एंड बॉडी को रीजनरेट करती है, किसी टूट फूट इंजर्ड होने पर प्रोटीन की जरूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि चोट लगने या शरीर में जब इंजरी हो जाती है तो दाल का यानी प्रोटीनियस सब्सटेंस लेना चाहिए, दाल का जूस लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं, चलिए अब देखेंगे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन के बारे में देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन देखते हैं भाई। ये रहे फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन में देखेंगे प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर फॉर बॉडी सेल्स, मतलब हमारे शरीर के लिए, विकास के लिए और रिपेयरिंग के लिए, बॉडी सेल्स की रिपेयरिंग के लिए बहुत ही आवश्यक है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन कैरी ऑक्सीजन इन ब्लड ट्रांसपोर्टेशन,
मतलब जो हमारा प्रोटीन है, जो भाई हीमोग्लोबिन क्या है, हीमोग्लोबिन भी तो हमारा एक प्रोटीन है। ये क्या करता है हमारे शरीर में, हमारे ब्लड में जो है, ब्लड में क्या करता है, ये ऑक्सीजन को कैरी करता है, ऑक्सीजन एंड CO2 को कैरी करता है या ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। दे वर्क ऑफ केमिकल कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। और ये क्या करता है भाई, एंजाइम के फॉर्म में प्रोटीन रहता है। सिंथेसिस इन फैट्स, ये क्या करता है, वसा में भी जो है पाया जाता है, या ये कह लीजिए सिंथेसिस इन फैट्स क्या करता है भाई, वसा में संश्लेषित होता है। या ये कह लीजिए प्रोटीन, प्रोटीन क्या करता है भाई, प्रोटीन कभी कभी हमारे शरीर में अगर ग्लूकोज की कमी, तो प्रोटीन भी ऑक्सीजन उसके ग्लूकोज की तरह बर्न होकर के एनर्जी को रिप्रोड्यूस करता है, जनरेट करता है। Thrombinogen protein present in the blood helps in blood clotting and prevent bleeding। थ्रोम्बोनोजन जो प्रोटीन होती है, फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती है, ये भी क्या है, एक प्रकार की प्रोटीन है जो ब्लड में पाई जाती है, और ये ब्लड को ब्लड क्लॉटिंग यानी रुधिर के थक्का बनाने में मदद कराती है, जिससे हमें ब्लीडिंग नहीं होती, रुधिर का बहाव या स्राव एंड पढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले विटामिन क्या होते हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स require for various metabolic process। they also provide immunity to the body। मतलब ये क्या करते हैं, विटामिन हमारे रोगों से लड़ने का कार्य करती है, इम्यूनिटी बूस्ट कराती है। एंड अगर हम बात करें डिफिशियंसी ऑफ विटामिन्स, किसी भी इंडिविजुअल में अगर विटामिन्स की कमी हो जाए, किसी भी इंडिविजुअल्स में अगर विटामिन्स की कमी हो जाए, तो क्या हो जाते हैं, बहुत सारे सिंड्रोम हो जाते हैं, डिफिशियंसी डिसीज हो जाती हैं। एंड विटामिन्स जो होते हैं विटामिन्स आर आल्सो कॉल्ड ग्रोथ फैक्टर हो जाते हैं, यानी कि ग्रोथ फैक्टर कहलाते हैं। दे प्रोवाइड बाय डिफरेंट फूड सोर्स, ये क्या करते हैं भाई, ये विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों या मुख्य भोजन के स्रोतों से प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, विटामिन्स जो है उनको, और हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। अब हम बात करेंगे द टर्म विटामिन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय, यानी विटामिन शब्द जो वर्ड है, विटामिन जो वर्ड है वो किसके द्वारा सबसे पहले यूज्ड किया गया था। यहाँ पर लिखा है फंक लिखा है, कहीं कहीं हिंदी में जो है फंक भी पढ़ते हैं, इसको फंक भी पढ़ते हैं। इन 19, यहाँ पर आप देख रहे हैं 19, यहाँ पे दिख रहा है भाई, 19 दिया गया है, ये रहा, नहीं दिख रहा है, अच्छा भाई, ये हाँ क्या है। एंड दे आर टू बेसिक टाइप्स, यानी विटामिन जो होती है दो प्रकार की होती है, किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ सोल्युबिलिटी, विलेयता के आधार पर दो प्रकार जो है इनको डिफरेंशिएट किया गया है। एंड वाटर विटामिन्स, दैट इज विटामिन्स बी एंड सी, वाटर सोल्युबल विटामिन्स जो होती हैं वो बी और सी होती हैं, बाकी की जो बची हुई विटामिन्स हैं उन्हें हम फैट सोल्युबल विटामिन्स कहते हैं, जैसे ए डी ई के होते हैं, ठीक है। और एक से बाद में हम देखेंगे, अब यहाँ पर हम टेबल देख रहे हैं, इनके सोर्स देख रहे हैं, और इनका जो है डिफिशियंसी से हम लोग कौन कौन सा डिसीज होता है इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो बताइए विटामिन जो है ए यहाँ पर नहीं दिया गया है, क्योंकि विटामिन ए डी अलग अलग दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे लिखा है वेरियस विटामिन देयर सोर्स फंक्शन एंड डिफिशियंसी डिसीज, यहाँ पर विटामिन दिए गए हैं, उनके सोर्स दिए गए हैं, स्रोत दिए गए हैं, कार्य दिए गए हैं, और उसकी कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले बी और सी यानी कि वाटर सोल्यूबल विटामिन दिए गए हैं। तो विटामिन B1 जो है, विटामिन B1 है, इसका रासायनिक नाम जो है, केमिकल नेम थायमीन होता है। एंड यहाँ पर हम मेन सोर्स की बात करें तो ईस्ट, मीट, मिल्क, लिवर एक्सेट्रा और वेजिटेबल्स होते हैं। ये क्या करता है भाई, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स एज कोएंजाइम, ये हमारी मेटाबॉलिक जो है मैकेनिज्म को मेंटेन रखता है, और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, वेरी वेरी डिसीज हो जाता है। वेरी वेरी डिसीज में होता है क्या भाई, इसमें हम देखेंगे जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, मल फंक्शनिंग हो जाता है, मतलब अच्छे से काम नहीं करता नर्वस सिस्टम और मसल्स, ठीक है। एंड उसके बाद में हम नेक्स्ट यहाँ पर विटामिन देख रहे हैं, विटामिन B2 देख रहे हैं। विटामिन बी जो 2 है, इसका आप यहाँ पर टेबल देखेंगे, विटामिन B2 का रासायनिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम विटामिन B2 का दिख रहा है आप लोगों को भाई, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, आप लोग थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे तो आप लोगों को दिखने लगेगा। अब दिख रहा है भाई, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है, चलिए ठीक है।
अब यहाँ पर हम देखेंगे विटामिन B2। विटामिन B2 जो है इसका केमिकल नेम जो होता है राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन दिया गया है यहाँ पर। इसके अगर हम सोर्स, मेन सोर्स की बात करें तो ग्रीन लीव्स होता है, ईस्ट होते हैं, चीज होते हैं, लीवर, मीट, ट्वीट एटसेट्रा एंड पार्ट्स ऑफ कोएंजाइम रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर कौन सा डिसीज दिया गया है? डर्मेटाइटिस दिया गया है। डर्मेटाइटिस डिसीज दिया गया है। डर्मेटाइटिस का मतलब होता है त्वचा संबंधी रोग, ठीक है। एंड B3 का जो यहाँ पर केमिकल नेम दिया गया है निकोटिनामाइड है, इसे नियासिन भी नाम से जानते हैं। एंड मेन सोर्स होता है टोमेटो, ग्राउंड नट, ईस्ट, मिल्क, मीट, लीवर, एग, किडनी एटसेट्रा। और यहाँ पर क्या होता है भाई? रिक्वायर्ड इन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यहाँ पे भी डर्माटाइटिस हो जाता है, त्वचा संबंधी रोग हो जाता है, जैसे पपड़ी होना, पेलेग्रा होना, है ना। पेलेग्रा यहाँ पर B5 में भी दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन B5 जो है इसे हम क्या कहते हैं? पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसका सोर्स क्या होता है? मीट, लीवर, ईस्ट, सीरियल, पल्सेस एंड फिश एटसेट्रा। एंड यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा डिसीज हो जाता है? पेलेग्रा। इसमें एनीमिया, रिटार्डेड ग्रोथ, ठीक है। पेलेग्रा में क्या हो जाता है? हाथ में पपड़ी पड़ने लगती है। एंड B6 यहाँ पर दिया गया है पैराडॉक्सिन है, इसमें ड्राई फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल, सीरियल्स, मीट, सीड्स एटसेट्रा। एंड ये क्या करता है भाई? हेल्प इन मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स। इसमें क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। एनीमिया में क्या हो जाता है? डिफिशियंसी ऑफ ब्लड। और डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस मीन्स होता है डिसीज, स्किन रिलेटेड डिसीज, लॉस इन वाटर बॉडी वेट, लॉस इन बॉडी वेट मतलब क्या होता है? शरीर बहुत दुबला पतला कमजोर होने लगता है भाई, खून की कमी हो गई ना। विटामिन B12 जो है इट्स केमिकल नेम इज साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन इट्स मेन सोर्स इज फ्रूट्स हैं, इंटेस्टाइनल, बैक्टीरियल एटसेट्रा हैं। एंड यहाँ पर हम बात करें क्या हो जाता है भाई? इसमें लैक ऑफ RBC, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम। क्या हो जाता है भैया? नर्वस सिस्टम जो है डिस्टर्ब हो जाता है। आपने नाम सुना होगा, पैरालाइज होता है ना, सिर दर्द करता रहता, अंग में विकृति होने लगती है, अंग में झंझनाहट हो जाती है, तो विटामिन B12 की कमी से होता है। ये साइनोकोबालामिन होता है। क्या होता है? इसका साइनोकोबालामिन बोलते हैं। जैसे मार्केट में साइनोकोबालामिन, मिथियोकोबालामिन, बहुत सारे जो है सिंथेटिक जो है विटामिन पाई जाती है। इसका उपयोग जो है हम लोग तब करते हैं जब पैरों में झंझनाहट या किसी विशेष अंग में झंझनाहट होती है, सुन्नपन होता है या पैरालाइज अटैक होता है, ठीक है। विटामिन सी आप सभी जानते हैं भाई, स्कॉर्बिक एसिड इट्स केमिकल नेम। एंड सिट्रस फ्रूट्स यानी जो खट्टे पदार्थ आते हैं इसके अंतर्गत। और इसमें क्या होता है भैया? स्कर्वी, लॉस इन बॉडी वेट, शरीर का वजन घटने लगता है, स्कर्वी डिसीज हो जाता है, यानी ओठों में या शरीर में गम्स या मसूड़े जो होते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है। तो अब देखेंगे यहाँ पर फैट सोल्यूबल जो है आपको विटामिन दिए गए हैं जो वसा में घुलनशील विटामिन है। तो कौन कौन से वसा में घुलनशील विटामिन यहाँ पर आप देख रहे हैं? ये है फैट सोल्यूबल्स विटामिन, ठीक है। तो विटामिन ए है जिसको हम लोग जो है रेटिनॉल कहते हैं। एंड इसके मेन सोर्स क्या है? एग है, बटर है, घी, फिश, लीवर, कैरेट, गाजर एंड ग्रीन वेजिटेबल्स। इसके अलावा जितने भी जो है रेडिश फ्रूट हैं उन सब में जो है पाया जाता है। और इसमें हो क्या जाता है भाई? रतौंधी, जीरोथेल्मिया, नाइट ब्लाइंडनेस, डिफिशियंसी इन एपिथेलियल टिश्यूज डेवलपमेंट। इसके अलावा विटामिन डी जो है इसका यहाँ पर देख रहे हैं कैल्सीफेरॉल होता है और इसमें रिकेट्स, ऑस्टियोमेलेसिया, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी कमजोर हो जाती हैं। विटामिन ए दिया गया है, टोकोफेरॉल है, एग व्हीट एंड जर्मिनेटेड सीड्स। इसमें क्या होता है? इनफेरिटिलिटी एंड मस्कुलर डिजेनरेशन होता है, मींस बंद हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिविटी लेस हो जाती है। विटामिन के जो है फिलोक्यूनिन दिया गया है, सोयाबीन, लीवर, एग्स, टोमेटो एटसेट्रा। एंड यहाँ पर देख रहे हैं रुधिर संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि हीमोरेज यानी रुधिर का स्राव जो होता है वो होता रहता है, रुधिर का थक्का नहीं बनता है। फोलिक एसिड यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें एनीमिया जो है रोग हो जाते हैं। तो बाकी का जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 कंप्लीट होता है। एंड आगे का जो भी हम लोग पढ़ेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रोप्स हैं, हेटरोट्रोप्स हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन है और फोटोसिंथेसिस है,
इसमें मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस है। ये सारी चीजें जो हम लोगों को पढ़ना है तो हम सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को मेन चैप्टर जो है पढ़ने हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकार से जो है आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण के लिए, और न्यूट्रिशन इन अमीबा, ये सारी चीजें आप पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आप पार्ट 2 पढ़ने के लिए जो है या एक्सप्लेनेशन के लिए आप कमेंट जरूर करिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।